अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, आज टांग में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया एक कार्रवाई में, और ये कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और इसकी वजह से पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। 2 दिन पहले 18 अफ़गान को एक झड़प में मार दिया गया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया था। तो ये तोरखम बॉर्डर के अलावा भी वहाँ पे पाक अफ़गान बॉर्डर पर जंगी सूरत हाल है। बहुत सारे बॉर्डर्स की जो एंट्रीज़ हैं तोरखम से लेके नीचे तक सब बंद है, सिवाय चमन के वहाँ से रास्ता है खुला है अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये कशीदगी की जो सूरत हाल है, इसी दौरान हम ये सुनते हैं कि अफ़गान कार्ड होल्डर को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और 1 अप्रैल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेगी, उनको पकड़ेगी भी अगर 31 मार्च के बाद वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ जिनके पास अफ़गानिस्तान का कार्ड है, पाकिस्तान का कार्ड पाकिस्तान ने दिया उनको अफ़गान कार्ड, अगर उन्होंने पाकिस्तान ना छोड़ा तो। और ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इस बात के बहुत नाकाबिल तरदीद सबूत है कि इन अफ़गान शहरियों की पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत तालिबान की इन टीटीपी के दहशतगर्दों को एक सेफ़ हेवन मुहैया किए हुए हैं। और अभी शरीफुल्लाह का जो दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, अमेरिका ने जिसकी पाकिस्तान को टिप दी है और उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने वो कार्रवाई की और शरीफुल्लाह को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया। उसके बाद दाइश के भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात होंगे वो काफ़ी परेशान कुन है। तो इस सूरत हाल में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे अफ़गानी मुकीम हैं उनको यहाँ से जाने का इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि ये जो टेरर नेटवर्क है और जो यहाँ पे उनको पनाह मिलती है पाकिस्तान में, और फिर यहाँ से वो कार्रवाइयाँ करते हैं। जो बन्नू में हमला हुआ और जिसमें 2 गाड़ियाँ बारूद से भरी हुई उन्होंने वो कैंटोनमेंट तक ले आए और वहाँ पे उन्होंने उससे हमला किया जिस पे औरतें और बच्चे भी जाँ बहक हुए। तो ये सारे ताने बाने उन अफ़गान शहरियों से मिलते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो सारे ज़ाहिर है जुर्म उन सब का जुर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जुर्म है इसमें। और इसके अलावा 15 लाख लोग वो आए थे जब अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकली हैं। तो वहाँ पे जो लोग अमरीकी फ़ौज के साथ या अमरीकी इदारों के साथ काम करते रहे, वो 15 लाख लोग भी पाकिस्तान आए थे, वो अभी तक पाकिस्तान में हैं और उनको आगे दूसरे मुल्कों में अमेरिका में और यूरोप में उनको पनाह दी जानी थी, लेकिन अभी तक कोई उनका भी पुरसाने हाल नहीं। अमेरिका ने भी इनकार कर दिया है, बरतानिया भी सबको नहीं अभी तक ले जा सका। तो उनकी किस्मत का फ़ैसला क्या होगा ये भी कुछ अरसे में वाज़े हो जाएगा। तो ये हमारी आज की खबर और हमारी आज की टॉप स्टोरी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम टॉप स्टोरी से करेंगे। ट्रंप की अफ़गानिस्तान में जो ग्रेट गेम शुरू हो रही है और जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत का उसने शुक्रिया अदा किया है अपनी तकरीर में। एक मुल्क का पूरी दुनिया में उससे शुक्रिया अदा किया, वो पाकिस्तान है। तो इतना अहम पाकिस्तान कैसे हो गया जबकि हम पिछले साल एक से ये सुन रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो खान को छुड़ाएगा, लेकिन यहाँ तो लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने गेम उल्टी कर दी। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे वलीद इकबाल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, और उनसे ये भी पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात जारी हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर करप्शन के, और जो सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, वो कौन करवा रहा है। और आज JIT ने जो बुला के वहाँ की लीडरशिप को जो पूछा है, इस पे हम बात करेंगे उनसे। और रेवेन्यू एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, जो सोशल मीडिया से रेवेन्यू कमाया जा रहा है और वो किन लोगों के पास वो पैसा सारा जा रहा है, लाखों डॉलर, और उस पर भी JIT में बात हुई है। और हॉट इशू हमारा होगा पाक अफ़गान जंग, जो मैंने बताया कि कशीदगी की सूरत हाल है वहाँ पे, उसमें मौलाना फजलुर रहमान बहुत अहम हो गए हैं और उनका क्या किरदार हो सकता है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान उनसे क्या चाहती है। PTI उनको अपने इत्तेहाद में लाना चाहती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे, JUI से आपका ताल्लुक है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा PTI के प्रोपेगेंडा पे कि ये पैसे का खेल है। और JIT में आज कल जो कुछ हुआ, बैरिस्टर गौहर से क्या क्या सवालात हुए और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, उन्हें क्या क्या दिखाया गया, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम डोनाल्ड ट्रंप से शुरू कर लेते हैं कि PTI पिछले 1 साल से ये बता रही थी लॉबिंग की गई अमेरिका में बहुत ज़्यादा, और डिजिटल मीडिया के ज़रिए कैंपेन भी चलाई गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, DGISA के ख़िलाफ़, और फिर नाम लेके, और फिर उसके बाद वहाँ के कुछ सेनेटर्स हैं, रिचर्ड ग्रैनियल है, फिर
जो विल्सन, मेरा ख्याल अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, वो थे। और ये सब इन सब ने इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ोर दिया और ये एक तासुर पुख्ता हो गया। पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर भी हैं जो ये कहते रहे, एनालिस्ट, के जी ट्रंप सिर्फ खान को जानता है पाकिस्तान में, वो आएगा तो खान की रिहाई के लिए बात करेगा, कॉल करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने गेम पलटा दी और बजाय इसके कि वो खान को रिहाई की बात करता, ट्रंप और ट्रंप की हुकूमत बार बार पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कल स्टेट ऑफिस ने दोबारा एक ट्वीट किया है, बयान दिया है, जिसमें कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं और मुस्तकबिल में भी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल? खान का काम, अब खान साहब आउट हो गए। देखें जी, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पीटीआई ने कभी भी, किसी की इनफरादी राय कोई हो तो हो, पीटीआई ने कभी भी इस तरह का ना कोई दावा किया है, ना कोई ऐलान किया है, ना कभी कोई ऐसी रिलीज़ या कोई पोजीशन पार्टी के तौर पे की है कि जी किसी भी गैर मुल्की हुकूमत या कोई गैर मुल्की सदर, वो नए हो या पुराने हों, उनके ऊपर हम किसी किस्म का कोई इन्हिसार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात का सामना है पीटीआई को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत को, अभी खान साहब ने जो टाइम के लिए आर्टिकल लिखा है उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है, नहीं उन्होंने, नहीं, आप दो चीज़ें मिक्सअप कर रहे हैं। कभी इस चीज़ का जिक्र इस पीटीआई ने कभी ऐसी पोजीशन नहीं ली कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन लीडर या फॉरेन प्रेसिडेंट जो है उसके कहने या ना कहने या उसके किसी किस्म की मुदाखलत से जो है कोई पाकिस्तान का अंदरूनी फ़ैसला हो। अलबत्ता ये ज़रूर है, जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर पाकिस्तानी शहरियों के कि दुनिया को इस बात से को, खैर दुनिया को आगाह क्या करना है, इसके चर्चे तो वैसे ही दुनिया में हुए हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के जो है जो तायीद वगैरह से जो है, या उसके साथ उसकी जो इजहार यकजहती है पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड है, वो दुनिया में उसके चर्चे वैसे ही हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये ज़रूर बनता है कि दुनिया में हर तरफ इस बात को जो है डिसेमिनेट किया जाए और हर मुल्क में और हर लीडर तो ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि कुछ ऐसी अक़दार हैं जिनकी नौइयत यूनिवर्सल होती है, इंसानी हकूक़ के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के हवाले से, इंसानी जो डिग्निटी है उसकी पामाली के हवाले से। तो वो अगर कोई कर रहा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, वो कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। हर ज़ेर अताब पार्टी जो है ये अपने वक्त में करती है, मैं बात आपकी करती रही है, एमक्यूएम करती रही है, पीपीपी करती रही है, कहना जिसका अपना रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत पुअर हो, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मसले पे ट्रंप की और अमेरिका की जो पॉलिसी है, जितनी जालिमाना वो स्टेटमेंट देता है, जितनी वो जालिम इक़दाम करना चाह रहा है ट्रंप, ऐसे शख्स को उसकी तवज्जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पर डलवाना, आप समझते हैं ये फेयर गेम है? ऐसे शख्स से आप उम्मीद करते हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं दे रहा, वो पाकिस्तानियों के साथ देगा इस तरह के इशू पे? और उसे कहना जायज़ है? किसी एक मखसूस शख्स के, मेरे ख्याल में इसमें किसी एक शख्स को या किसी एक मुल्क को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, ये सारे मुल्कों को। और बाय द वे अमेरिका तो अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं, अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं वो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसमें यूरोपियन यूनियन है, उसमें इंग्लिस्तान है, उसमें गल्फ कंट्रीज है, उसमें दुनिया भर के मुल्क हैं, हर एक का अपना अपना जो है तरीका है देखने का। लेकिन हमारा फर्ज सिर्फ ये है, लेकिन फलस्तीन पे तो नहीं वो कुछ कहता, फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा अमेरिका, एमक्यूएम हर चीज जी, अब नहीं, वो कश्मीर पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो बहुत से मुल्क नहीं कर रहे ऐसी चीजें। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम अपनी जो फर्ज है उससे दस्तबरदार हो जाएं, हम किसी तक ये बात ना पहुंचा सकें? बिल्कुल ऐसे शख्स के पास जाना, ऐसे शख्स को कहना, मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे शख्स जिसका रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है ह्यूमन राइट्स के लिए हवाले से, उसको ये कहना मुनासिब है? अभी आप कह रहे हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो उसने तो सारा पाकिस्तान की इतनी तारीफ की, पाकिस्तान को आप फैसला कर लें कि वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान के साथ नहीं है, पहले आप फैसला कर लेना। और उसकी चले, मेरे ख्याल उस टॉपिक पे जाते हैं। और उस पर भी मैंने तो जिस दिन ये तकरीर हुई और जिस दिन ये बात, मैं उस दिन ARY पे था, मैंने कहा कि जी ये जो गवर्नमेंट जश्न मना रही है ये शायद उसी तरह ना निकल आए कहीं
कि जिस तरह पैनामा केस का जब पहला फैसला आया था तो मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी थी। अब देखें अगले दिन क्या आता है, अगले दिन रॉयटर्स की खबर ये आती है कि 3 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदी, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर अमूमी तौर पे पाकिस्तान को सैंक्शन इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो ट्रैवल बैन का जो है निशाना बन सकता है, अलॉन्ग विद अफगानिस्तान। और पहले चले आपकी बात को यहां से आगे ले चलते हैं कि अगर ट्रंप ने अभी शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की हुकूमत का, क्योंकि उसका मतलब पूरा हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत से, अब वो सफरी पाबंदियां लगा रहा है पाकिस्तान की आवाम पे, ऐसे शख्स को, ऐसे मुल्क को जिसकी यू टर्न इतना ज़्यादा हो कि पता ही नहीं चले कल उसने क्या कर देना है, ऐसे शख्स को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ख़त लिख के, आर्टिकल लिख के इन्वॉल्व करना, आप समझते हैं ये जायज़ है? मैं तो ये सवाल मेरा सिंपल मैं आर्या आपको अब तीसरी दफ़ा ये कह रहा हूँ, और मैं लातीनी में नहीं बोल रहा या मैं फारसी में नहीं बोल रहा, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के अंदर हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी और ख़ास तौर पे हमको निशाना बनाया जाता है इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से, और पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाया जाता है कि उनके, और आप देख लें ये इसकी सदाएं कहाँ तक जा रही हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में एहसन इकबाल साहब का किन सुनहरी अल्फाज से इस्तकबाल वहाँ पे हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी ने जो किया कि सारी दुनिया को पता है फिर एहसन इकबाल ही जीत गए वहाँ पे। हम उसको मुकाबला एहसन इकबाल जीते या ना जीते, वो इस बात सारी ये है कि इसकी खबर हर तरफ जो है वो पहुंची हुई है। और मैं ये आपको सिर्फ कह रहा हूं कि हमारे पास ही चिराग तले अंधेरा है, तो कोई जैद हो या बकर हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा काम हर जो जेर अताब, मैंने कहा MQM अपने टाइम पे ये करती थी, PPP ये करती थी जब वो निशाना थी, PMLN करती थी, हम क्यों ना करें? और हम किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर क्यों हम जोर, हम हर दुनिया के मुल्क को, मैंने फिर से कहा है यूरोपियन यूनियन है, इंग्लिस्तान है, फ्रांस है, इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई ना। तरफ इस बात को पहुंचाएंगे। और ये एक और चीज मैं कह दूं कि अगर PMLN पीपल्स पार्टी और दूसरी करती रही हैं गलत काम, तो आप भी करेंगे? ठीक है नहीं, गलत काम बिल्कुल नहीं करती रही, बिल्कुल। अगर जिसके हकूक की पामाली हो रही है, जिसके चादर और चार दीवारी के ऊपर हमला हो रहा है, जहां पे इंसानी डिग्निटी को पैरों तले कुचला जा रहा है, वो हर एक का फर्ज है कि दुनिया भर में ऐसे जराइम की बात जो है वो पहुंचाई जाए, और दुनिया भर में कहीं ना कहीं इसके ऊपर इकदाम ले लिया जाता है। आपने देख लिया ना कि किस तरह से फलस्तीन के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वो इशू कर दिया है, नेतन्याहू के वारंट्स इशू हुए हुए हैं, बशर अल असद के ऊपर फ्रांस के कोर्ट ने इशू कर दिए थे, पिनोशे के साथ बाल्थाजार गार्जोन एक मैजिस्ट्रेट था, दुनिया के कहीं भी जुल्म हो, कोई भी यूनिवर्सल नेचर की क्राइम हो, वो ठीक है, मैं एग्री करता हूं। मेरा सवाल ये था, किसी किस्म की गलतकारी, मेरा सिंपल सवाल ये था, चौथी दफा पूछ रहा हूं, और लातीनी में नहीं कह रहा, फारसी में नहीं पूछ रहा, फारसी तो खैर आपको आती होगी, मैं फारसी में पूछ भी लूं तो आप जवाब दे देंगे। मैं चौथी दफा पूछ रहा हूं कि एक जालिम के पास जो और किसी जगह जुल्म हो रहा है दुनिया में, वहां वो जालिम के साथ है, मजलूम के साथ नहीं है, उसके पास फरियाद लेके जाना जुल्म की, ये जायज है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि फलस्तीन और कश्मीर पे तो वो बोल नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे लिए बोले। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको चौथी दफा यही जवाब दे रहा हूं, हम किसी एक शख्स को सिंगल आउट नहीं कर रहे, हम दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, और जो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इसके ऊपर भी जरा गौर कर लें। एक मैंने इनका जो शुक्रिया अदा किया है, इसको भी मैं शुक्रिया पे बात करना चाहता हूं, समझने की जरूरत, हमें समझने की जरूरत है कि वो शायद पाकिस्तान का शुक्रिया कम अदा कर रहा था, वो बाइडन को नालायक तरीन सदर दिखाने के लिए शायद ये बात ज्यादा कर रहा था। दुनिया में ये भी बहस इसके ऊपर हो रही है कि पाकिस्तान का इसमें कोई ज्यादा किरदार नहीं है। ये मैं कह रहा हूं ना, वो पैनामा केस की तरह जो अपना मिठाई पहले बांट दी, और अब इस बात पे तशवीश है कि जी पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां लग जाएंगी। खैर अभी तक कोई सरकारी उस पर पोजीशन तो नहीं आई, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो, क्योंकि वैसे उसके अलावा, शुक्रिया के अलावा 397 मिलियन US की जो हैं वो भी अभी रिलीज हुए हैं F-16 की मेंटेनेंस के लिए, F-16 के लिए। और मेरे ख्याल में ये आपने अच्छी बात है कि आपने दोनों तरफ जी मैं तो कह रहा हूं, एक शख्स को जालिम गर्दान रहे हैं कि बड़ा जालिम है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। हर एक मुल्क की हर दूसरे मुल्क के बारे में पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ होती है। हम हर दरवाजे को के बारे में आप ये कह नहीं सकते, इसका ताल्लुक आपके दादा हजूर अल्लामा इकबाल की शायरी आप पढ़ें फ़लस्तीन के बारे में दोबारा, और आपको पता चले फ़लस्तीन आम मसला नहीं है मुसलमानों के लिए।
पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, और उस पर इतना जुल्म हो रहा है और ट्रंप सपोर्ट कर रहा है। कायदे आजम के नाम अपने खत में उन्होंने कहा है मैं तो इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है ना जी। बहरहाल जी बिल्कुल, अगर आपकी इस गुफ्तगू पे चलना है तो जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस जालिम के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए। अगर अब्सार आलम साहब ये कहते हैं पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बल्कि पाकिस्तान को तो वेलकम करना चाहिए, मैं फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बनाना चाहिए कि सफरी पाबंदियां लग रही है। ये तो बड़े फख्र की बात है, ये तो बड़े फख्र की बात है कि हम पर सफरी पाबंदियां ये जालिम लगा रहा है, इसके मुल्क तो वैसे नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी आप लॉपसाइडेड सी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम हर मुल्क के पास जाएंगे अपनी ये फरियाद जज कर रहे हैं। आप मुझे जज तो ना करें, आपसे डिस्कशन हो रही है, जज तो ना करें ना, जज तो ना करें ना, डिस्कशन ही हो रही है। हम बातों में जज कर रहे हैं कि लॉपसाइडेड है मेरी बात, मतलब मेरा हक है ना, मैं राय रखना, मेरा भी तो हक है ना, मुझे जज कर रहे हैं, मेरा भी हक है ना, मेरा भी राय रखना। नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे, मैंने सवाल पूछा, मैंने जज नहीं किया। अच्छा चले, मैं वो थैंक यू वाली बात पे आ जाती हूँ। मैंने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कह रहा आप जिसको जालिम कह रहे हैं आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेकमेंड करें कि पाकिस्तान इस जालिम के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ दे, पाकिस्तान इस जालिम के साथ कोऑपरेट ना करे, पाकिस्तान इस जालिम की सफरी पाबंदियों को वेलकम करे। आप ये कहें पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आप मुझसे तकरार ना करें, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस भेजें कि यार आप इस जालिम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप इस जालिम की कॉलों को वेलकम कर रहे हैं, आप इसकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तसल्ली दे रहे हैं। हालांकि ये इतना बड़ा जालिम है, वो अल्लामा इकबाल की शायरी के खिलाफ है ये आदमी, इसको बैनिश कर दें, इसके ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दें, इसको पाकिस्तान का वीजा डिनाई कर दें। आप ये कह देना इनको, बजाय मुझे कहने के पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन भेजें। आप अपनी राय का हक रखते हैं, देखिए राय को पहुंचाएं कंसर्न। मैंने रिकमेंड जी मैंने रिकमेंड राय का हक है, रिकमेंड करना मेरा काम तो नहीं है ना। मैंने राय दे दी, मैंने राय दे दी, मैं कह रहा हूं कि राय आगे चले, थैंक यू पे आ जाए, थैंक यू पे आ जाए। जालिम के साथ एंगेज कर रहे हैं आप, दुनिया उस जालिम के साथ एंगेज कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उस जालिम को वेलकम कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उस जालिम का शुक्रिया अदा कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन निशाना वलीद इकबाल है नहीं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फलां कहा था और वो बड़ा जालिम है। चले ठीक है, मान लिया, अगली बात करें, अगली बात करें वलीद इकबाल। अच्छा चले आगे चलते, थैंक यू पे आ जाएं। थैंक यू कहा उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। आप समझते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थैंक यू कहा तो इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई वहाँ पे सफारती महाज पे कोई ऐसे काम किए हैं जिससे पीटीआई की जो मुसलसल लॉबिंग और कैंपेन थी अमेरिका में इमरान खान के हक में और इमरान खान के लिए, वो नाकाम हो गई है इस मरहले पे आगे जाके? तो जैसे आपने कहा कि पनामा केस की तरह ये भी जल्दी मिठाइयाँ बांट रही है हुकूमत, बाद में पता चलेगा। तो क्या आप अभी समझते हैं कि इमरान खान के लिए अभी स्टिल गेम इज़ ऑन ट्रंप के साथ? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल। जो दूसरी चीज़ मैं आपको सिर्फ आपने जो कहा है ना कि ये जो शुक्रिया अदा करना है, इसका ताल्लुक जो है या वो एक काउंटर चीज़ है कि जो पीटीआई की तरफ से अगर कोई एफर्ट हुआ है या कोई जिसको आप मुबैना तौर पे कोई एफर्ट कह रहे हैं कि जी कोई मुदाखलत इनवाइट की जाए। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि एबी गेट के वाक़े के ऊपर जहाँ पर कोई 170 लोगों की जाने गई और उसमें 13 अमेरिकी जो सोल्जर्स थे, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आके अपनी एजेंसीज़ को, जैसे ही उसने हलफ लिया, अपनी एजेंसीज़ को हिदायत की कि ये बंदा जो इसका मास्टरमाइंड था इसको हर सूरत पकड़ के लेके आना है। तो सबसे पहले वहाँ की CIA ने यहाँ की ISI को कांटेक्ट किया, वो एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने कहा जी ये बंदा हमको दरकार है, उसका किसी दूसरे मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, म्यूनिक के अंदर DG ISI की CIA के डायरेक्टर से दोबारा मुलाकात हुई, इस बात के ऊपर दोबारा से तरजीह हुई और फिर उन्होंने जो इंटेलिजेंस गैदर की हुई थी उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी, जो मुशर्रफ के टाइम से होता आ रहा है। वो इंटेलिजेंस गैदरिंग की बुनियाद पर उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया और उसको जाके वो हैंड ओवर कर दिया, उसका किसी दूसरे मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलहदा से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मिशन है और ये इसका हिस्सा है कि वो दिखाना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कि जो बाइडेन जो है वो नालायक तरीन सदर था अमेरिका का और उसके दौरान ये जुल्म उनके फौजियों पे भी हुए और उनकी पॉलिसियां भी गलत थी। और उन्होंने, मैं भी समझता हूं तकरीर में उन्होंने शायद पाकिस्तान का शुक्रिया कम और बाइडेन को नीचा दिखाना ज्यादा जो है इस मौजू के हवाले से किया। तो मैं आपको पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को क्या हलफ लेने से अब तक अब क्या हलफ लेने क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान की हुकूमत को इन हालात में? मैं पाकिस्तान की हुकूमत को यह मशवरा दूंगा
कि वो पाकिस्तान के अंदर बग़ैर किसी और मुल्क के प्रेशर के खुद इस बात को बावर करें, जिसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक से दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों तक ये दुनिया को पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के इंसानी हकूक के हवाले से। ये खुद इस बात को, मैं तो इलेक्शन से पहले आखिर में सिर्फ ये बता दें, 2023 में मशवरा देता था कि मियां नवाज शरीफ को मशवरा देता था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद होश के नाखून ले और पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी लेके आए, पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ना कि 26वीं तरमीम। अभी 27वीं तरमीम हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये सफरी पाबंदियां लग जाती हैं, वो दोहरी शरीयत को अलाउ कर देंगे ताकि सारे लोग बाहर जा सकें, दूसरे पासपोर्ट ले सकें और पाकिस्तान वाली पाबंदी बाईपास। ठीक है, अच्छा, ये होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा, आखिर में बड़ी अहम बात आपने की है ये, आखिर में बताइए कि अली मीन गंडापुर साहब ने फरमाया है कि खान को सही फीडबैक नहीं मिल रहा, वकला मिल रहे हैं, सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं हो रही, वकला को क्या पता सियासत का, क्या फरमाएंगे आप इस पे? देखें जी, मैं एक मौक़िफ़ पे मुसलसल जो है कायम हूँ और मैं वही दोहराऊँगा आज भी, और वो ये है कि जब एक शख्स तक रसाई महदूद हो तो फिर हर किस्म के चैलेंजेस होते हैं। वो जो गंडापुर साहब आपके बकौल जो उन्होंने कहा है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब रसाई महदूद है एक इतने बड़े लीडर और इतने मकबूल लीडर को, और एक इतना लीडर जिसकी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी इतनी रिकग्निशन और इतना फेम और इतना सपोर्ट है, तो फिर हर किस्म की चैलेंजेस जो हैं, बशमूल ऐसी चैलेंज के जिसका मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं, गंडापुर साहब ने जिक्र किया, कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है, उन तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा उनको डिक्लेयर कर चुकी है कि उनकी कैद जो है वह आर्बिट्ररी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने भी यही उसमें कहा कि जी ये फ्रिवलस 200 केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं, और सबको पता है कि अब पाकिस्तान के निज़ाम अदल का क्या क्या बेबसी है उनकी, किस तरह से रिजर्व सीट्स का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इलेक्शन का फैसला पे नहीं हुआ, ये कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता। तो एनीवेज यही है सारी बात। वलीद इकबाल साहब, आपसे बहुत मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक है आइन पे, तो बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास बिल्कुल महदूद है, इंशाल्लाह फिर वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के, और बात हम करेंगे पाक अफ़गान जंग, मौलाना फजलुर रहमान का रोल आम हो गया। और ये क्यों हमने ये बात इस पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया में हमला हुआ, वहाँ पे मौलाना हामिदुल हक जाम हक हुए और उनके साथ और बहुत सारे लोग, खुदकुश हमला था वो। उसके बाद बन्नू कैंट में हमला हुआ, वहाँ पे बहुत सारे सिविलियन मारे गए, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। और फिर तुर्खम बॉर्डर पर जो कशीदगी जारी है, जिसका मैंने शुरू में भी प्रोग्राम के जिक्र किया, और साथ उसके आपने देखा कि दाइश की कार्रवाइयाँ जो हैं अफ़गानिस्तान में, उनका रहनुमा शरीफुल्लाह, पाकिस्तान की फ़ौज ने कार्रवाई की है, बलूचिस्तान से उसको पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया, जिसपे अमेरिका पाकिस्तान से आजकल तो बहुत खुश है, आइंदा क्या होता है ये देखेंगे। और इसके बाद टीटीपी और दाइश दोनों के जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के फाटा पे और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों पे, उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार बहुत अहम है। और पीटीआई के साथ जो मामला चल रहे हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो ज़रा पाक अफ़गान बॉर्डर पे बात कर लें, मौलाना साहब का रोल आप क्या समझते हैं? अब पहले से अहम हो गया, जो कशीदगी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंगी कैफियत है, और तुर्खम पे हुआ है, तुर्खम बॉर्डर बंद है, गुलाम मोहम्मद बॉर्डर बंद है, वो अंगूर अड्डा बंद है, सिर्फ चमन का खुला है। तो ये सारा जो पश्तून बेल्ट है, इसमें मौलाना साहब का बहुत असर है, सियासी भी, मजहबी भी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों की हुकूमतों को मौलाना साहब को कहना नहीं चाहिए कि इसमें अपना रोल प्ले करें? अगर करें तो कैसे? मौलाना साहब एक दफ़ा जाके और उसके बाद रियासत को अपने दौरे के हवाले से बतला चुके हैं, जो वहाँ पे उनके दौरे में जो बातचीत हुई थी या जिस तरह से मामला था, हालांकि उस वक्त तक इतने जो है वो फ्लेयर अप नहीं हुए थे, तो इसकी उस फ्लेयर अप होने से पहले मौलाना ने जाके और सारा कुछ बता दिया था उन हलकों को भी, जो हल्के जो है दिफा पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं या जो हुकूमत के हल्के जो कि मामला को आगे ले के चलने के ज़िम्मेदार हैं। मगर उसके बावजूद जो है वो आपने देखा कि उसको कोई सीरियस नहीं लिया गया, संजीदगी में के उसमें पैराए में नहीं देखा गया और इग्नोर कर दिया गया।
अब इस वक्त जो है ना वो ज़्यादातर बॉर्डर्स जो है ना वो बंद हो चुके हैं। आपके यहाँ जो है सख्त हाई अलर्ट है 2 सूबों में, और इतना हाई अलर्ट है कि वहाँ पे कैपिटल में भी जो है ना वो एहतियात बरती जा रही है, और ये सरकारी तौर पे कहा गया है कि आम शहरी भी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मूवमेंट करते हुए एहतियात करें। इंटीरियर तो जो है वो दोनों सूबों का वो ख़राब है ही है। तो ये आप एक अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो बिगड़ते हुए या बिगाड़ रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, तो उसमें एक तो मौलाना किरदार यकीनन अदा कर सकते हैं। हमने कई दिन पहले भी जो है कई बात तो इस तरह से मैंने की थी कि ये इस तरह मामला जो है ख़राब होते जा रहे हैं और एहतियात की जाए, मगर शायद इनको एहतियात करने का नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो फिर एक अच्छा, और एहतियात करने से मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, टीटीपी है, जैसे कि दाइश है, बीएलए है, इनके साथ क्या मामला कैसे हल करें? मतलब इनके साथ आपके ख्याल में बातचीत होनी चाहिए? ये तो जो औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, मदरसों पे हमले कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, इनके साथ मामला कैसे हल होंगे? आपको किसी न किसी तरह से अल्टीमेटली देखिए 2 ही तरीके होते हैं ना, या तो आप उनको ख़त्म कर दें या वो आपको इसी तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा, या फिर आप उनसे बात करके किसी तरह से मामला को सुलझाने की कोशिश करें। मगर कम से कम जो आपके शहरी हैं वो अगर गलत राह पे भी हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपने, या आपके बच्चे होते हैं तो अगर वो गलत राह पे पड़ जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, ना कि उनको जो है मारने पीटने ये वाली पॉलिसी तो हम पिछले 20 साल से इख्तियार किए हुए हैं। इसके असरात उल्टे हुए। लेटेस्ट जो हुआ है वो इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में हुआ, जब वहाँ से टीटीपी के लोगों को यही कह के लाया गया कि हमारे लोग हैं, इनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, ये इन्हें हम मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में लाएंगे। तो कौमी धारे में आपने देखा वो कैसे आए हैं, खुद कुछ बमबारों समेत। आपकी पॉलिसी रोज बदल जाती है। मसला ये है, आप एक पॉलिसी बनाएं और उसको पार्लियामान की सतह पे जो है ना डिबेट करने के बाद बनाएं। आपके यहाँ चंद लोग एक पॉलिसी बनाते हैं और वो आधा तीतर आधा बटेर होती है। वो आधा तीतर आधा बटेर जो है ना वो एक मखसूस जो है ना उस शख्स की हद तक चलती है, और द मोमेंट शख्स जाता है वो पॉलिसी जो है ना तब्दील हो जाती है। इसलिए भी यहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनको ठीक करना होगा। हाँ, ये बड़ी आपने अहम बात की है, ये बड़ी अहम बात की है। हाँ, पार्लियामान के अंदर मुझे याद पड़ता है कि तब भी एक आईएसए के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, और जिसमें तमाम सियासी जमातें, जो पार्लियामानी जमातें थी, उनके हेड्स को बुलाया गया था और भी लोगों को बुलाया गया था, दूसरे लीडरान को भी पार्लियामेंट के, और वो सब बैठे थे। आपकी जमात भी वहाँ मौजूद थी, उस पर ये डिस्कशन हुई थी, वहाँ पे फिर तय हुआ था ये पॉलिसी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये 2-4 लोगों ने बैठ के की, वहाँ आप लोगों ने मुखालफत की थी इसकी। वहाँ पे भी हमने यही बात की थी जो मैं आज कर रहा हूँ। और वैसे भी देखिए वेन्यू से भी चीज़ों का जो है ना वो तयन हो जाता है। अगर आप मुझे वहाँ पे बुलवाएंगे या मैं कोई ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और तो फिर जो है ना बात और होगी। और अगर मामला पार्लियामान कलमा हक तो कहीं भी कहा जा सकता है। हाँ, कलमा हक जो है वो जहाँ पे कहने की जगह है उस वहाँ कहा जाए तो ज़्यादा सवाब होगा। उसमें अगर आप पार्लियामान के अंदर इस पॉलिसी को बनाएं, अगर मस्जिद में कलमा पढ़े तो वो होगा, शायद उसका सवाब कुछ और होगा, और घर में पढ़े उसका सवाब कुछ और होगा। नमाज की सवाब की बजाय अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट ले लें, हम सवाब पे नजर रखते हैं, फायदे पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहता हूँ पीटीआई के साथ आपके। ओनरशिप पार्लियामान को दे दें, ओनरशिप पार्लियामान को दे दें, हम सारे जिम्मेदार। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अली बिन गंडापुर साहब ने कहा है, अली बिन गंडापुर साहब ने कहा है कि ये तो छोटी छोटी जमातें तो हम ऐसे ही साथ मिला रहे हैं क्योंकि खान जेल के अंदर है, वरना मौलाना मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। मौलाना की हैसियत क्या है, इधर बातें करके उधर 26 तरमीम को वोट दे दिया। अभी ये अली बिन गंडापुर साहब ने कहा है। तो आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से भी, आप ऑडिट का भी कह रहे हैं, साथ जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उनके साथ भी इख्तलाफात हैं शदीद। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पीटीआई से आप क्या चाहते हैं, जेयूआई क्या चाहती है, प्री रेक्विजिट क्या हैं 2-3 जो होंगे तो ही आप उनके साथ इत्तेहाद बनाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब की छुट्टी होनी चाहिए। बज़ाहिर ये लगता है कि अली अमीन साहब का जो नया स्टेटमेंट आया है वो बिल्डोज करने के लिए आया है और जानबूझ के दिया गया है। उसके पीछे जो है कोई डर, खौफ, लालच, कोई चीज वो ऐसी है कि जिसकी वजह से उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा है। उसमें 2 बातें मुमकिन तौर पे हो सकती हैं। एक तो उनके वो जहाँ पे राब्ते जो है उनके बारे में
शुबा नहीं है, बल्कि जहाँ पे दो लोग बराह रास्त उंगलियां उठाते हैं कि वो वहाँ पे राब्ते में, एक तो उनके एजेंडे पे हो सकता है, और दूसरा जो है उनको अपनी जो है अपना ओहदा बचाने का लालच भी हो सकता है कि ये ना हो कि ये पार्टियां नज़दीक आएँ तो मैं कहीं पे जो है ना बीच में मेरी कुर्बानी ना हो जाए। हालांकि हमने उनकी कुर्बानी की कोई शर्त रखी नहीं है। उनको कोई शक तो किसी वजह से होगा ना कुर्बानी का? शायद वो नहीं, ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है वो खुद अपने अंदर जो है ना वो सोच ली जाती हैं। वो तलखियाँ कुछ इस तरह की होती हैं कि वो समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो नहीं हूँगा, मैं तो गया। तो उन्होंने वो मैं तो गया के लिए जो है ना वो तो क्या ये मुमकिन है कि पीटीआई की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अली मीन गंडापुर जा रहे हैं किसी और के इशारे पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये भी हो सकता है। देखिए, वो अपने वर्कर्स को 2 दफा ला के और सड़कों पे छोड़ के और खुद कहीं और चले गए। ये भी तो हुआ है ना। ये इससे ज्यादा तबाही मेरा ख्याल है पीटीआई में किसी ने नहीं फेरी जितनी ये 2 दफा में फेरी गई है। यानी आपने अपने वर्कर के साथ उसको मायूस करके वो सलूक किया है कि अब आपका वर्कर जो है वो शायद उस तरह से निकलने के लिए राजी ना हो। अगर राजी हुआ तो बड़ी मुश्किल से राजी होगा। तो ये सलूक किसकी वजह से हुआ? समझते हैं कि क्या आप समझते हैं कि अली मीन गंडापुर अपनी पार्टी के लिए पोरस के हाथी साबित हुए हैं? मेरा ख्याल है कि वो देखिए उस वक्त जिस वक्त की अपना वो लाए हैं, अपना यहाँ पे इन्होंने डी चौक तक अपने वर्कर्स को लाए हैं, पहले तो ना लाते अच्छा था, और फिर अगर ले ही आए थे तो फिर इस तरह से जो उनको ख़राब करके और उनको बर्बाद करके खुद निकल गए हैं। तो ये मेरा पार्टी को इससे ज़्यादा ख़राब करना मुमकिन नहीं था। कोई अगर पार्टी को अगर डैमेज करना चाहता तो इससे ज़्यादा डैमेज जो है ना काज नहीं कर सकता। शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, हमसे बात करने के वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तुम्हारा आज का एडिटोरियल पीटीआई प्रोपेगेंडा पैसे का खेल, और बैरिस्टर गौहर और कुछ और लोगों को, शाह फरमान और रऊफ हसन को बुलाया गया जीआईटी में। क्या सख्त सवालात उनसे हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारा आज के एडिटोरियल का, और एक मुहावरा याद आ रहा था। हमारे एडिटोरियल का आज का टॉपिक है पीटीआई प्रोपेगेंडा पैसे का खेल। कैसे ये अभी आपको बताते हैं, लेकिन मुझे एक मुहावरा याद आ रहा था, पैसा फेंक तमाशा देख। और ये जितना तमाशा आपको डिजिटल मीडिया पे नज़र आ रहा है, इसकी अक्सरियत में वो लोग शामिल हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे झूठ और नफ़रत का कारोबार है। हेट इकोनॉमी इसको कहा जाता है जेन ज़ी की ज़ुबान में, और इस हेट इकोनॉमी से लोगों के चूल्हे जलते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, अमेरिका लंदन में जायदादें खरीदी जाती हैं और अय्याशी होती है। और इस पे पीटीआई की क़यादत को जीआईटी ने बुलाया, जो एक बनाई गई है आईजी इस्लामाबाद की क़यादत में, और वो इस पर तहकीकात कर रही है कि जो रियासत मुखालफ बयानिया चल रहा है कई सालों से, उसकी वजूहत क्या है। उसमें 25 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और रऊफ हसन सिर्फ यही वहाँ पे आए थे इन्होंने, और इसके अलावा जो थे लोग, उनके कुछ वकील आए। लेकिन आइंदा उन्होंने 11 मार्च की जो तारीख दी है उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो लोग ना आए 25 दिन को बुलाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवालात जो हुए, और टिका खान सानी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने समा के, उन्होंने बैरिस्टर गौहर से जो बात की कि क्या क्या सवालात आपसे पूछे गए, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया कि उनसे इमरान खान और दीगर के अकाउंट से मुतालिक सवालात हुए। पूछा गया कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कौन चलाता है, खान साहब के और पीटीआई के, और 2010 से जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट था तब की उन्होंने सारी चीज़ें निकाल के उनके सामने रखी। और कहा गया कि इमरान खान के ट्वीट्स में इतने तल्ख अल्फाज का इंतखाब कौन करता है। और बैरिस्टर गौहर साहब को ये फरमाना था टिका खान सानी को कि वो ऐसे अल्फाज उसमें उनके ट्वीट्स में या दूसरी कैंपेन में इस्तेमाल किए गए हैं, गलीज़ अल्फाज, ये बैरिस्टर साहब के अल्फाज है कि गलीज़ अल्फाज है जिनको पढ़ के मुझे शर्म आ गई। अगर बैरिस्टर साहब को शर्म आ गई तो सोचें आप वो अल्फाज कितने गलीज़ होंगे। तो इमरान खान के ट्वीट्स में इतने तल्ख अल्फाज का इंतखाब कौन करता है। इन अकाउंट से लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। उन्होंने 2 नाम लिए, शहबाज गिल का और इलियास जबरान का, और उन्होंने कहा है कि ये जो लाखों डॉलर आते हैं क्या ये उनके पास जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, और ये सारा गेम पैसे की है, पैसे के लिए नफरत फैलाई जाए। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद पीटीआई स्टाफ को तनख्वाहें ना मिलने की शिकायत मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए भगौड़े जो यहाँ के लोगों की मावनत से गए हैं, सहूलतकारी से गए हैं, वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं। कैसी गेम है ना? पैसा फेंक तमाशा देख। गुड नाइट।